तो वेलकम बैक बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2A यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। देखो बच्चों, अब नाम से पता चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम कार्डिक मसल्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो है वो हम हार्ट के सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीन्स हार्ट के सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो जनरली कंसिस्ट होता है ऑफ हार्ट ब्लड वेसल्स। हार्ट से बना होता है वो सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी और ब्लड होंगी। अब इनके प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? इनका प्राइमरी फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ये वापस लंग्स तक जो है वो वापस लेकर आएगा। ठीक है, ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि जिसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड सब कुछ प्रेजेंट होता है और उसका प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसको वापस दोबारा लंग्स में वापस लेकर आते हैं। आगे कंपोनेंट्स कौन कौन से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के? अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक मस्कुलर पंप, मतलब एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। एक मस्कुलर पंप ऑर्गन होता है जो कि फोर्स करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी। जो मतलब पूरे बॉडी में ब्लड को जो है वो पास ऑन करने का काम करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। हार्ट करता है वो काम। तो हार्ट जो है वो मेन कंपोनेंट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। ये एक क्लोज्ड सिस्टम होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो वेसल्स होती है इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वेसल्स में इंक्लूड होती हैं हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होती हैं? वो वेसल्स जो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से जो ब्लड को लेकर जाती हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरीज। और वेन क्या होती है? वेन वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को वापस हार्ट के पास लेकर आती हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्स। आर्टरीज क्या होंगी? जो वेसल, ऐसी वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाएंगी उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। और वेन्स वो वेसल्स होती हैं जो वापस दोबारा हार्ट में ब्लड को वापस लेकर आती हैं, उनको हम कहते हैं वेन्स। आगे आती है हमारी कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज जो होती है वो बहुत ही टीनी वेसल्स होती है, मतलब बहुत ही छोटी सी वेसल्स होती हैं जो कि ब्रांच ऑफ होती है फ्रॉम द आर्टरीज। मतलब आर्टरीज से फर्दर जो है उसकी ब्रांचेस जो होती है, फर्दर जो ब्रांचेस आगे होती रहती हैं उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और वो कैपिलरीज क्या करती हैं? वो डिलीवर करती हैं ब्लड को बॉडी टिश्यूज में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के जो भी बॉडी टिश्यूज हैं वहां पर जाकर जो है ये कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड को डिलीवर करने का काम करती हैं। आगे क्या होता है कि जो ब्लड यहाँ पे दो तरह का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि सबसे मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां से ब्लड जो है ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये सिस्टम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को ऑर्गन्स तक, टिश्यूज में और सेल्स में और थ्रू आउट द बॉडी। मतलब वही कि ये मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन है जो कि ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ऑर्गन्स के पास ब्लड लेकर जाता है, टिश्यूज में, सेल्स में, पूरे बॉडी में। सेकेंड आ जाता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो लंग्स से रिलेटेड होता है, तो मीन्स कि ये लंग्स का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो होता है बिटवीन द हार्ट और लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है इस सिस्टम में। इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड से लीव कर देता है। मतलब कि लंग्स में क्या होता है? लंग्स में जो है हम ऑक्सीजन को जो है वो, मतलब कि लंग्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं लंग्स के अंदर जाकर, है ना। तो लंग्स में क्या होगा कि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से लीव हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। अब फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर
डिजीजेस बताइए। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये सबसे कॉमन कंडीशन होती है जो कि काफी लॉन्ग टाइम तक रहती है। और इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक जो है वो ये कंडीशन रहती है। और लॉन्ग टाइम तक रहने से क्या होगा कि ब्लड जो होता है वो आर्टरीज वॉल के अगेंस्ट हो जाता है। मतलब कि जो ब्लड आर्टरीज वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट हार्ट में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, और बहुत सारी हार्ट डिजीजेस भी कॉज होती हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ही ये हो गया कि जो आर्टरीज की वॉल है उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज होंगी। और हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो है वो हार्ट की डिजीजेस भी कॉज होंगी। अब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बोथ बाय द अमाउंट ऑफ ब्लड, कि कितना अमाउंट जो है ब्लड का वो हमारे हार्ट से पंप होता है, और कितने अमाउंट की रेजिस्टेंस जो है वो हमारे ब्लड फ्लो में आती है हमारी आर्टरीज के अंदर। इससे जो है वो हम ब्लड प्रेशर को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का ब्लड जो है वो हार्ट हमारा पंप करता है, और कितने अमाउंट की रेजिस्टेंस जो है वो ब्लड फ्लो में आती है आर्टरीज में। आर्टरीज के ब्लड फ्लो में कितने अमाउंट की रेजिस्टेंस जो है वो आती है। अब यहाँ पे इन्होंने देखो आगे बताया कि जितना ज्यादा ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से पंप होगा, उतना ज्यादा नैरो जो है वो हमारी आर्टरीज होंगी, और उतना ज्यादा हाई जो है वो ब्लड प्रेशर होगा। मतलब कि जितने ज्यादा ब्लड का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा जो है वो ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलेगा, मींस पंप आउट होगा। और जब वो वहां से पंप आउट होगा, जितने हाई प्रेशर में वहां वहां से निकलेगा, उतनी ज्यादा जो है वो हमारी आर्टरीज जो है वो नैरो होती जाएंगी, और जितनी ज्यादा नैरो होंगी आर्टरीज, उतना ज्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता जाता है। आगे इन्होंने कहा है कि ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स है उनको जो है वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर करते हैं। और इसके टू नंबर होते हैं। फर्स्ट आता है टॉप नंबर यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, सेकंड होता है बॉटम नंबर यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है कि जब हमारा हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट करता है। द फर्स्ट और अपर नंबर मेजर करता है प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट जो है वो हार्ट मतलब कि जब हमारा हार्ट बीट करता है ना, जनरली सिस्टोलिक प्रेशर को जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन स्टेट में होता है। ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर में हमारा हार्ट जो है वो हार्ट बीट करता है, तो जब हार्ट बीट होती है हमारे हार्ट की, तो कितने नंबर का प्रेशर जो है वो मेजर करती है हमारी आर्टरीज जब हमारी हार्ट बीट करती है। और डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि ये वो नंबर होता है कि कितने नंबर का जो है मेजरमेंट होता है हमारे प्रेशर का हमारी आर्टरीज में, जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स्ड होता है, मतलब कि नॉर्मल स्टेज में होता है, रिलैक्सेशन स्टेज में होता है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मतलब वही डायस्टोलिक तब होता है जब हमारी हार्ट मसल्स जो है वो रिलैक्स करती हैं, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, जब हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो ब्लड के साथ फिल्ड होते हैं, तब जो है वो हम उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, तब कितना प्रेशर होता है। और जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन स्टेज में होता है यानी कि डायस्टोलिक स्टेज में होता है, तब हमारे ब्लड का प्रेशर जो है वो कम होता है। तो इस हिसाब से जो है वो हम ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर कर सकते हैं। आगे इन्होंने ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज बताई है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है। नॉर्मल पर्सन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, लेस देन 120। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, लेस देन 80। अब हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा, नो अदर हार्ट रिस्क फैक्टर, अगर और फर्दर कोई हार्ट रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है हाई ब्लड प्रेशर में, तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, 140 या उससे ज्यादा, और डायस्टोलिक 90 या उससे ज्यादा। अगर हाई ब्लड प्रेशर है और साथ में उसके साथ कोई हार्ट डिजीजेस भी है, कोई हार्ट रिस्क भी एसोसिएट कर रहा है, तो उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 130 होगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 होगा। और डेंजरस हाई ब्लड प्रेशर जिसको सीक मेडिकल अटेंशन की बहुत जरूरत होती है, वो कितना होगा, 180 या उससे ज्यादा जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, और 120 और उससे हायर जो होगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो बच्चों आजकल आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों के किसी घर में या रिलेटिव में किसी को ये बीपी की प्रॉब्लम होगी, वो बोलते होंगे कि जी हमारा बीपी हाई रहता है, हमारा बीपी कम रहता है, या हमारा ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन लोगों को हो गई है ये प्रॉब्लम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका एक्चुअल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरटेंशन के लिए।
तो इडियोपैथोजेनेसिस में हम देखेंगे कि जो भी पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एंड एक्ट्स ऑन द जेनेटिक बैकग्राउंड, और मेनली इसमें जेनेटिक बैकग्राउंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट कहा है इन्होंने कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसमें मल्टीपल टाइप के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो वो मल्टीपल टाइप्स के जीन्स होते हैं उनके बहुत सारे एलेलिक वेरिएंट्स होते हैं उन जीन्स के, जो कि एसोसिएट करते हैं और इंक्रीज करते हैं, डेवलप करते हैं उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन को, जो कि ऑलमोस्ट सारे केसेस में या फिर फैमिली की पॉजिटिव हिस्ट्री के साथ जो है वो लिंक करता है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि हाइपरटेंशन जो है वो ज्यादातर जेनेटिक बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, कि मतलब अगर आपके जेनेटिक्स में है, मतलब आपके किसी मतलब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर को था, तो आगे फर्दर आपके पेरेंट्स को हो सकता है, या मतलब कुछ भी है, ये सब कुछ जो है वो जेनेटिक बैकग्राउंड से रिलेट करता है। आगे इन्होंने ये कहा है कि इसके लिए क्या होता है कि ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये ऑलमोस्ट सारे केसेस में फैमिली की जो पॉजिटिव हिस्ट्री की वजह से होता है। इसमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी होती है विद द होस्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम हायर सोडियम इंटेक करें, यानी कि नमक ज्यादा खा ले, हायर सोडियम इंटेक करें, बोलते ना कि जी बीपी हाई है तो नमक कम डालना सब्जी में, वैसे करके अगर हम सोडियम इंटेक ज्यादा लेते हैं, या फिर पुअर स्लीप क्वालिटी है, टाइम से सोते नहीं है, या फिर अच्छी टाइम रिक्वायरमेंट वाली स्लीप नहीं लेते हैं, या स्लीप एपोनिया हो जाता है, एक्सेस में अल्कोहल कंज्यूम करें, या फिर ज्यादा मेंटल प्रेशर ले ले, तो ये सब जो है वो हाइपरटेंशन को कॉज करने के रीजन होते हैं। फाइनली कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, हाइपरटेंशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है विद द एजिंग, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हाइपरटेंशन के होने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। और प्रोग्रेसिवली क्या होता है कि स्टिफनिंग होती जाती है, जो आर्टरियल वेसल्स होती है वो स्टिफ होती जाती है जैसे जैसे आपकी एज जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसके लिए क्या होगा कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्लोली जो है वो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं वेस्कुलर कोलेजन्स में, जिससे क्या होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि आगे हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर एक इन्होंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने 5 मैकेनिज्म्स दिए, मतलब कि 5 ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है वो इफेक्ट डालती है। मतलब इन पांचों की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है वो बताया है। सबसे पहले इन्होंने बताया ये रास। रास क्या होता है? रास होता है रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिस्टम। अब ये जो रास का मैकेनिज्म है ये किडनी से रिलेट करता है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब भी एंडोथीलियल डिसफंक्शनिंग होगी, मतलब कि जब भी एंडोथीलियल की डिसफंक्शनिंग होगी, या फिर सॉल्ट की सेंसिटिविटी होगी, वेसल्स में अगर इंजरी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर नेट्यूरेसिस होगा। अभी प्रेशर नेट्यूरेसिस क्या होता है? ये एक ऐसा सेंट्रल कंपोनेंट होता है, मतलब एक फीडबैक सिस्टम होता है जो कि काफी लंबे टाइम से जो है वो कंट्रोल करता है आर्टरीज के प्रेशर को। ठीक है, प्रेशर नेटरेसिस जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा फीडबैक सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है काफी लॉन्ग, मतलब काफी लंबे टाइम से जो कंट्रोल करके रखता है आर्टरीज के प्रेशर को, उसको जो है वो प्रेशर नेटरेसिस मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसमें रेनल परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि रेनल रेनल मीन्स की जो किडनी का परफ्यूजन है, रेनल परफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि प्रेशर जो है वो भी वो जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर जब इनका डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज होने से क्या होगा कि उसकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, और सोडियम की एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि बीपी जो होगा वो कम हो जाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि अगर सोडियम रिटेंशन, अगर सोडियम इंटेक जो है वो बॉडी में काफी टाइम तक रहे, मतलब रिटेन रहे, रिटेन रहने से क्या होगा कि वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो यहाँ पर बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ये रास का मैकेनिज्म जो है वो किडनी के उससे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको कि जो प्रेशर नेटरेसिस है वो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करता है आर्टरीज के प्रेशर को। अब ये आर्टरीज के प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो इसमें क्या होगा कि इंक्रीज इन रेनल परफ्यूजन प्रेशर लीड्स टू डिक्रीज। अगर रेनल परफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी और बीपी जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर सोडियम की रिटेंशन जो है वो बॉडी में रहेगी काफी लंबे टाइम तक, यानी कि सॉल्ट जो है वो काफी लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा बॉडी में, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, यानी कि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड इन्होंने यहाँ पर बताया नेट्योरेटिक पेप्टाइड्स।
अब ये जो नेटोरेटिक पेप्टाइड्स हैं ये रिलेट करते हैं हार्ट से। अब ये होते क्या है, ये जो नेटोरेटिक इफेक्ट होता क्या है वैसे, नेटोरेसिस जो होता है वो लोअर द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द ब्लड, ब्लड में सोडियम की कंसेंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है, एंड ऑल्सो इट टेंड्स टू लोअर द ब्लड वॉल्यूम, जिससे क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, उसको हम जो है वो नेटोरेसिस इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है नेटोरेसिस इफेक्ट में कि सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है ब्लड में वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा फिर क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम क्यों होता है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक फोर्स होती है वाटर की, वो वाटर को जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देती है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, एंड इनटू द यूरिन अलोंग विद द सोडियम, और यूरिन के साथ साथ जो है वो सोडियम को भी जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इसीलिए ये नेटोरेसिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जो कि हार्ट में होता है। आगे इसमें क्या हो जाएगा कि ये नेटोरेसिस पेप्टाइड, अब इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस और सोडियम बैलेंस। अब इसमें क्या है कि अगर सोडियम आइंस के बैलेंस को मेंटेन करेंगे बीपी के दौरान, और साथ में अगर हम नेटोरेसिस नेटोरेसिस अभी मैंने आपको बताया लोअर द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द ब्लड, जब ब्लड में सोडियम की कंसेंट्रेशन कम होगी और वेसोडाइलेशन होगी, वेसोडाइलेशन मीन्स कि वेसल्स को जो है वो डायलेट कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि बीपी जो होता है वो कम हो जाता है। आगे इन्होंने बताया कि एंडोथीलियम क्या होता है। एंडोथीलियम में क्या होगा कि एंडोथीलियम जो है ये एक सेल्स की लाइनिंग होती है, एंडोथीलियम की जो लाइनिंग होती है, जो अपने ब्लड वेसल्स जिनके बारे में हम बात करें ना, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है। तो वो जो एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है, वो जो एंडोथेलियम की लाइनिंग होती है वो क्या करती है कि एंडोथेलियम की लाइनिंग जो है वो बहुत सारे वेजोएक्टिव सब्सटेंस को जो है वो रिलीज करती है, वो सॉल्ट की सेंसिटिविटी भी होती है और उसकी वेस्कुलर टोन भी होती है। अब हेल्दी ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जो एंडोथेलियम की लाइनिंग होती है वो ब्लड वेसल्स में होती है और वो कंट्रोल करती है वेस्कुलर रिएक्टिविटी को, यानी कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। मतलब ये जो एंडोथेलियल की लाइनिंग होती है ब्लड वेसल के अंदर, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, बाय रिलीजिंग द पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एक पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उनको रिलीज करके, और वो पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन सा होता है, निट्रिक ऑक्साइड। जब ये वेसल्स जो होती, ये जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल के अंदर, ये जो है ये कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करती है कैसे, बाय रिलीजिंग द निट्रिक ऑक्साइड, जब ये निट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर देती है तो उससे ये ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करती है। तो निट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकंड इन्होंने यहाँ पर पॉइंट बताया है एंडोथीलियल वन का। अब एंडोथीलियल वन का क्या होता है कि जब भी एक्टिवेशन होती है एंडोथीलियल B1 रिसेप्टर की, मतलब कि ये जो एंडोथीलियल B1 रिसेप्टर होता है ये एंडोथीलियम की लाइनिंग के अंदर ही प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो लाइनिंग है एंडोथीलियल की, इसके अंदर जो है एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ETB1 रिसेप्टर। जब भी एक्टिवेशन हो जाती है ETB1 रिसेप्टर की एंडोथीलियल में, तो उससे क्या होगा कि वेजोडाइलेशन हो जाएगी। वेजोडाइलेशन कैसे होगी वेसल्स की, बाय इंड्यूसिंग द रिलीज ऑफ निट्रिक ऑक्साइड, वही कि निट्रिक ऑक्साइड की डाइल्यूशन वो जो है रिलीज होगी, और उससे रिलीज होने से क्या होगा कि वेजो ये मतलब कि इंड्यूस करता है, ये रिलीज करता है निट्रिक ऑक्साइड को और PgI2 को, ठीक है। लेकिन जो ETB1 रिसेप्टर है, जो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते रिसेप्टर, वो डाउन रेगुलेटेड तो होते हैं, लेकिन जो ETB2 रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मूथ सेल्स के अंदर होते हैं और वो अप रेगुलेटेड होते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर दोनों चीजें जो है वो मेंशन करके बताई हुई हैं। आगे इन्होंने बताया है कि एक्टिवेशन ऑफ एसएनएस। अब ये एसएनएस क्या होता है, एसएनएस जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड तरह के एक स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स के थिन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो भी ब्लड वेसल है उसके थिन एरिया में जो है बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये ब्लड वेसल एरिया में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसके थिन एरिया में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंस कर लेते हैं एकदम से चेंज इन प्रेशर। अगर मतलब कि उनके एनवायरमेंट में कोई भी प्रेशर में चेंज आएगा, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स के एनवायरनमेंट में अगर ब्लड के प्रेशर में कुछ भी चेंज आ रहा है, तो वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एकदम से सेंस कर लेते हैं। ये जो एसएनएस है ना, एसएनएस जो है ये तभी एक्टिवेट होता है जब
जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के पास जो है उनकी थिन लाइनिंग में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बैरो रिसेप्टर, और वो बैरो रिसेप्टर को स्ट्रेच रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और वो हार्ट चैम्बर में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो एकदम से सेंस कर लेते हैं अगर कोई भी प्रेशर में चेंज आ रहा है उनकी ब्लड वेसल में, तो वो एकदम से सेंस कर लेंगे। फिर सेंस करने से क्या होगा कि आर्टीरियल प्रेशर जो है वो एकदम से ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, मतलब एकदम से गिर जाएगा, और जो एक्टिवेशन हो जाएगी यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी। एक्टिवेशन होने से कैटेकोलामीन रिलीज होंगे, फिर रेनल सिंपैथेटिक की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, सोडियम आयन की एविडिटी हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पर बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म। अब आगे इन्होंने कहा है कि इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, जो इफेक्ट करता है हाइपरटेंशन पे। अब इसमें क्या होता है कि मैक्रोफेजेस इनफिल्ट्रेशन, मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो भी, ये कुछ स्टडीज जो होती हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि जो भी मैक्रोफेजेस इनफिल्ट्रेशन होती है वो क्या होता है, इज फॉर क्लियरेंस ऑफ डेड एडिपोसाइट्स इन द एडिपोज टिश्यू। मतलब कि एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो भी डेड एडिपोसाइट्स होते हैं उनकी क्लियरेंस को मैक्रोफेज इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो है वो सोडियम आइंस की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आगे इन्होंने अगला बताया एंटी इंफ्लामेटरी टी रेगुलेटरी सेल्स। अब एंटी इंफ्लामेटरी टी रेगुलेटरी सेल्स क्या होते हैं, ये जो टी रेगुलेटरी सेल्स है ना, टी रेगुलेटरी सेल्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेगुलेटरी लिम्फोसाइट्स, जो कि इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के लिए, मतलब कि इंटरनल बॉडी की जो भी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है उसको मेंटेनेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मेंटेन करते हैं टॉलरेंस को, और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है उनको भी होने से ये रोकते हैं। मतलब कुछ स्टडी में ये भी इन्वेस्टिगेट किया है कि अगर टी रेगुलेटरी मार्कर एक्सप्रेशन की प्रेजेंस होगी तो जो भी लेवल होता है एंटी इंफ्लेमेटरी ये साइटोकाइनेंस का, वो सेरोसिस की स्किन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेरा पेशेंट्स विद सेरोसिस में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो एंटी इंफ्लेमेटरी टी रेगुलेटरी सेल्स हैं, अगर इनमें ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि क्या होगा कि बीपी का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। अब आगे इन्होंने कहा है कि प्रो इन्फ्लामेटरी टीएच 1 सेल्स, ये क्या होते हैं, जो प्रो इन्फ्लामेटरी टीएच 1 सेल्स हैं ये एक तरह के साइटोकाइनिन्स होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं कहाँ से, टीएच 1 सेल से। ये जो प्रो इन्फ्लामेटरी टीएच 1 सेल्स हैं ये सिक्रीट होते हैं टीएच 1 सेल से और CD4+ सेल से, माइक्रोफेजेस से, या फिर डेंड्राइटिक सेल से। ये जब वहां से रिलीज होंगे तो वहां से रिलीज होने से क्या होगा कि ये करेक्टराइज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेवरल इंटरल्यूकिन, बहुत सारे इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जनरली इसमें होता क्या है कि जो भी हमारा जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में क्या होगा कि ये अकम्पेन्ड करता है बाय द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द एडवेंटिया पेरिवेस्कुलर एडिपोज टिश्यू, यही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा माइक्रोफेजेस इनफिल्ट्रेशन के लिए। और अगर इसमें जैसे जैसे साइटोकाइनेंस की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये जो है प्रो इन्फ्लामेटरी जो है ये टीएच 1 सेल्स जो है ये साइटोकाइनेंस को रिलीज करते हैं। तो जैसे इसमें साइटोकाइनेंस की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उससे क्या होगा कि मायोजेनिक और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे वेसल्स में, यानी कि ब्लड वेसल्स में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, जिससे कि क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों इन सभी मैकेनिज्म्स को एक बार ध्यान से अच्छे से खुद भी पढ़ के देखना, क्योंकि ये सब जो है वो आपको लर्न होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं ये, ठीक है। अब आगे कॉजेज क्या है कि किस किस वजह से जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो कॉज होता है। अब इसके हम कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कॉजेज में क्या आ जाएगा कि क्या क्या रीजन है प्राइमरी हाइपरटेंशन होने के, कॉज आ जाता है एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और इस तरह का हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप होता है काफी लंबे टाइम के बाद, ओवर अ टाइम के बाद, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को जो है ये इस तरह का हाइपरटेंशन जो है वो है। और इसमें कॉम्बिनेशन फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए, जीन्स, सबसे पहले तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ पर्सन होते हैं जो कि जेनेटिकली प्री डिस्पोज होते हैं पहले से, मतलब जिनको हाइपरटेंशन होता है, तो उनके जीन्स जो है उनमें अगर कोई जीन में म्यूटेशन आ जाए या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो कई बार पेरेंट्स से जो है वो आगे बच्चों को भी वो जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे कि अगर पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है तो फिर आगे बच्चों को भी हाइपरटेंशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। सेकंड पॉइंट उन्होंने यहाँ पर कहा है एज से रिलेटेड, इंडिविजुअली अगर कोई 65 ईयर ओल्ड का पर्सन होगा
या उससे ज़्यादा एज का पर्सन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हाइपरटेंशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। रेस में आ जाता है कि ब्लैक और नॉन हिस्पैनिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर इंसिडेंस का हाइपरटेंशन होने के चांसेस उन लोगों को भी होते हैं जो ब्लैक रेस के पीपल्स होते हैं। लिविंग विद ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को ओबेसिटी यानी कि मोटापा मोटापा होने से भी बहुत सारे कार्डिक इश्यूज जो है वो दैट लेड्स टू द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है वो उनको भी होते हैं जिनको मोटापा ज्यादा होता है। हायर एल्कोहल कंजप्शन, वुमेन हु एक्चुअली हैव मोर देन वन ड्रिंक पर डे, अगर कोई फीमेल कोई वुमेन जो है वो अल्कोहल को कंज्यूम करती है और एक ड्रिंक से ज्यादा कंज्यूम करती है पर डे में, और मैन अगर दो ड्रिंक से ज्यादा कंज्यूम करते हैं पर डे में तो उनको भी हाइपरटेंशन होने के जो है वो बहुत हायर चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि लिविंग अ वेरी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आपको जो है वो अगर आप बड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो यानी कि अगर लोअर लेवल की फिटनेस यानी कि आप कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी फिटनेस को मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है लिविंग विद डायबिटीज एंड और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर आपको डायबिटीज है, किसी किसी इंडिविजुअल को अगर डायग्नोज किया गया है विद आइदर डायबिटीज डायबिटीज के साथ या किसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ, तो उसको भी हायर चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन को डेवलप करने के। ठीक है। आगे इन्होंने कहा है हायर सोडियम इनटेक, अगर कोई पर्सन, देयर इज अ स्मॉल एसोसिएशन बिटवीन डेली हाई सोडियम इनटेक, मतलब अगर कोई भी पर्सन जो है 1.5 ग्राम से ज्यादा जो है पर डे सोडियम इनटेक कर रहा है तो उसको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो कैसे हो सकता है, किडनी डिजीजेस के थ्रू हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया के थ्रू, कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट के थ्रू, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, इलीगल यूज कर रहे हैं ड्रग का उससे भी, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल से, एड्रेनल ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है तो उससे भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैसे हो सकता है, मतलब कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसको होने के। थायराइड की प्रॉब्लम है तब भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। सर्टेन डिफेक्ट्स यू बॉन्ड विद कंजेंशन इन ब्लड वेसल्स, सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल से या फिर कोल्ड रेमेडीज डिकंजेशन से, इससे भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इलीगल ड्रग जैसे कि कोकेन और एम्फेटामीन, इससे भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपरटेंशन के, सीवियर हेडेक का होना, नोज ब्लीडिंग, फटीग, कंफ्यूजन, विजन की प्रॉब्लम, चेस्ट पेन या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होना, उसके बाद ब्लड आना यूरिन में, डिजीनेस फील होना, नर्वसनेस फील होना, स्वेटिंग होना, ट्रबल मतलब नींद ना आना अच्छे से, पुअर स्लीप क्वालिटी, या फिर ब्लड स्पॉट्स आ जाना आईज में, ये सब जो है ये सब सिम्टम्स होते हैं हाइपरटेंशन के। आगे इन्होंने कहा है कि क्या क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। डाइट, डाइट जो होती है अगर हम हाई इनटेक करें वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, होल ग्रेन्स का जो कि रिकमेंडेड होता है, और भी रिकमेंडेशन दी है जैसे कि कंज्यूम करें लो डाइटरी प्रोडक्ट्स को या फिर ब्लड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को या फिर फिश लेग्यूम्स को, नॉन ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल्स को, नट्स को, तो इससे जो है हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। लेकिन लिमिटिंग, बहुत कम से कम इंटेक करें स्वीट्स का या फिर शुगर स्वीटन बेवरेजेस का या फिर रेड मीट का, तो भी वो हमारी हाइपरटेंशन के चांसेस जो है वो कम कर देता है। लेकिन आप लोगों को पता ही है आजकल कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, कुछ लोग मीठा खाना बहुत प्रेफर करते हैं, तो उन लोगों को जो भी स्वीट्स का इंटेक कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, तो उन सब का इंटेक जो है वो थोड़ा कम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हाइपरटेंशन होने के ज्यादा चांसेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी देखो, एक चीज होती है कि जरूरत से ज्यादा अगर तुम कोई भी चीज खा रहे हो तो वो तुम्हारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। अगर तुम सारी चीजें लिमिट में खा रहे हो, मतलब लिमिटेड अमाउंट में खा रहे हो, लिमिटेड कंटेंट में खा रहे हो, तो तुम्हें किसी भी चीज से कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुम लिमिटेड से ज्यादा कोई अगर एक चीज किसी लिमिट से ज्यादा खा रहे हो, एक्सेस क्वांटिटी में खा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें कोई ना कोई जो है उसका डिसएडवांटेज फेस करना ही पड़ेगा और कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी उससे। अब आगे क्या कहा है इन्होंने, ये जो डाइटरी पैटर्न है ये अडेप्ट करता है एक अप्रोप्रिएट कैलोरी रिक्वायरमेंट को, कि आपको जो वो एक अप्रोप्रिएट कैलोरी रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए पर्सनल और कल्चरल फूड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिशनल थेरेपी के अकॉर्डिंग, और अदर मेडिकल कंडीशंस को सीक करता है इंक्लूडिंग डायबिटीज मेलिटस। अब हाई कंजप्शन में इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है कि फ्रूट्स जो है वो आपको किस हिसाब से खाने चाहिए। फ्रूट्स जो है 4 और 5 सर्विंग्स पर डे, यानी कि एक मीडियम फ्रूट खा लो, 1/4 जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो है वो
खा लो। आगे इन्होंने कहा है कि वेजिटेबल्स जो है वो कैसे खानी चाहिए, 1 कप रॉ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का खाना चाहिए, 1/2 कप जो है वो कुक्ड वेजिटेबल्स का खाना चाहिए, और 6 ऑन्स का जो है वो वेजिटेबल जूस पीना चाहिए। आगे इन्होंने होल ग्रेन्स के बारे में कहा है कि 1 स्लाइस जो है वो होल व्हीट ब्रेड की खानी चाहिए, 1 कप होल ग्रेन सीरियल्स का खाना चाहिए, 1/2 कप जो है कुक्ड राइस और पास्ता का खाना चाहिए। ये इन्होंने बताया कि हाई कंजप्शन कैसे करनी है। आगे मॉडरेट कंजप्शन में क्या आ सकता है कि लो फैट डाइटरी के प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, यानी कि उसमें 8 ओंस जो है वो लो फैट मिल्क होना चाहिए, 1 कप जो है वो लो फैट योगर्ट का होना चाहिए, और 1.5 जो है वो ओंस लो फैट चीज का होना चाहिए। लीन मीट में बताया कि 3 ऑन्स कुक लीन मीट खाना चाहिए। आगे इन्होंने नट्स के बारे में बताया, 1/2 कप जो है 1/2 ओंस का नट्स खाना चाहिए। फैट के बारे में बताया है कि 1 टीस्पून मार्गरेन का लेना चाहिए और 1 टीस्पून लो फैट म्योनीस के खाने चाहिए। लो कंजप्शन में अब क्या कहा है इन्होंने कि कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स का कंजप्शन जो है वो लो करना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 2 एग्स वाइट इन प्लेस ऑफ 1 होल एग। 1 होल एग की जगह जो है वो 2 एग की वाइट्स खानी चाहिए। और रेड मीट जो है वो 3 ऑन्स सर्विंग अप टू 3 टाइम्स पर वीक लेना चाहिए। सॉल्ट जो है वो 1 ऑन्स फैट का लेना चाहिए फ्री शिप्स पर डे के हिसाब से। स्वीट्स का भी बताया इन्होंने कि 1 टेबल स्पून शुगर लेना चाहिए या जेली लेना चाहिए, 1/2 ओंस जो है वो जेली बीन्स लेनी चाहिए। तो ये सब जो है इन्होंने कंजप्शन जो है यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में दी है। आगे इन्होंने बताया यहाँ पर कि सोडियम इंटेक, सोडियम इंटेक कैसा होना चाहिए। देर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट एविडेंस, अब इस बात का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक कंसिस्टेंट एविडेंस है कि रिड्यूसिंग द सोडियम इंटेक रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। अगर हम कम से कम अमाउंट में सॉल्ट खाएंगे, मतलब अपनी डाइट में अगर हमने सॉल्ट कम अमाउंट में रखा होगा, तो उससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है, मतलब उससे ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। एडल्ट जिनको बेनिफिट है फ्रॉम लोअरिंग द ब्लड pressure should be advised to limit their sodium intake to no more than 24 mg per day। मतलब जो भी एडल्ट है जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और उनको अपना ब्लड प्रेशर कम करना है, तो उनके लिए ये एडवाइस किया गया है यहाँ पर कि जो भी सोडियम इंटेक है उनका, वो 24 mg से पर डे में कम होना चाहिए, मतलब पर डे जो है वो 24 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर आपने और रिडक्शन करना है सोडियम इंटेक का, तो वो 1500 mg होना चाहिए पर डे, जो कि एक डिजायरेबल होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद इवन ग्रेटर रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये एसोसिएट करता है कि इससे क्या होगा कि काफी ज्यादा जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। एवरेज ब्लड प्रेशर रिडक्शन जो है पेशेंट में वो कंज्यूमिंग होना चाहिए कितना, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होनी चाहिए उनकी, मतलब जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है वो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट को जो है वो फॉलो करे पर डे में, कि इतना सॉल्ट जो है इतना ही हमने इनटेक करना है। आगे इन्होंने फिजिकल एक्टिविटी और वेट लॉस के लिए कहा है कि एडल्ट्स जो कि एंगेज होते हैं बहुत ज़्यादा विगरस एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ में, यानी कि जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं 3 और 4 टाइम्स पर वीक करते हैं, 40 मिनट्स का सेशन लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। और ज़्यादातर हेल्थ बेनिफिट्स क्या है कि एटलीस्ट 150 मिनट पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बेटर होती हैं बाकियों से, और भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रिजल्ट्स देती हैं ग्रेटर बेनिफिट्स में। तो हेल्थ बेनिफिट्स में जो एक्सरसाइज आ जाती हैं वो भी रिड्यूस करती हैं रेट ऑफ ऑल कॉज ऑफ मोर्टिलिटी को, और कोरोनरी हार्ट डिजीजेस को, हाइपरटेंशन को, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़ को। मतलब कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एरोबिक एक्सरसाइज का, कि जो भी एरोबिक एक्सरसाइज होती है उनमें हमारी बाईसाइकिलिंग आ जाती है, डांसिंग, गार्डनिंग, यार्ड वर्क आ जाएगा, और जॉगिंग आ जाएगी। अच्छा, मॉडरेट इंटेंसिटी वाली में स्विमिंग आ जाती है, वॉकिंग ब्रिस्कली। वेट लॉस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफस्टाइल का। मतलब आजकल जो है काफी लोग प्रेफर करते हैं जिम जाना, कि हाँ हमने जिम जाना है, बॉडी बनानी है या अपना हेल्थ मेंटेन करना है, तो वो सब अच्छी चीजें हैं। तो मतलब वेट लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, जो कि ब्लड प्रेशर को भी कम करने में काफी हेल्प करता है। और वेट लॉस जो है अप्रोक्सीमेटली 10 kg जो है, अगर किसी का वेट लॉस हुआ है तो वो रिड्यूस करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बाय 5 to 20 ऑफ एच तक। तो काफी इंपॉर्टेंट है मतलब कि वेट लॉस करना भी। और वैसे भी आजकल जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा मतलब इस चीज से बड़ी उत्साहित है कि हमने जिम जाना है, हमने अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, फिटनेस फ्रीक होना है। तो मतलब वो सब चीजें कहीं ना कहीं अच्छी भी हैं हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए। आगे इन्होंने यहाँ पर कहा है कि स्मोकिंग सिजेशन, स्मोकिंग सिजेशन का मतलब होता है कि स्मोक को ना करना, मतलब सिगरेट सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो सबसे लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज है ऑफ द डेथ इन यूएस।
मतलब कि जो पर्सन भी सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं वो उनके लिए काफी मतलब सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो बहुत ज्यादा डेथ के केसेस हो रहे हैं यूएसए में, और ये काफी ज्यादा इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के लिए। तो स्मोकिंग से क्या हो रहा है कि इमिडिएटली क्या होता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी है, अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो फॉलोइंग चार्ट में, कि जो भी है वो सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी जो होती है, एसए एस एन ए की एक्टिविटी जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी एकदम से एक्टिवेट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और जिससे क्या होगा कि ब्लड ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और उससे जो है वो बीपी के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्राइमरी केयर जो फिजिशियन जो है वो यही एडवाइस करता है कि 5 एएस 5 एज फ्रेमवर्क, आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट, अरेंज, ये 5 एज जो है ये फ्रेमवर्क है जो कि प्राइमरी केयर फिजिशियन एडवाइस करता है। अगर किसी पर्सन को जो है इस आदत से छूटना है, स्मोकिंग सेसेशन मतलब स्मोकिंग को रोकना है, तो उसे जो है ये 5 एज जो है वो फॉलो करने चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी 5 एज मॉडल जो है वो ट्रीटिंग द टबैको यूज एंड डिपेंडेंस क्या है, ये इन्होंने बताया। आस्क अबाउट द टबैको यूज। अब पेशेंट से जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, डॉक्यूमेंटेशन बनाओ टबैको का, उसका स्टेटस देखो कि वो पर्सन जो है वो कितना मतलब विजिट कर रहा है वहां पर, और कैसे कैसे वो टबैको को यूज करता था, कितना लेता था दिन में, कैसे खाता था, सब कुछ उसके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। तो उससे पूछ कर बनाओ, मीन्स आस्क। उसके बाद एडवाइस करो उस पेशेंट को कि ये सब चीजें जो है वो छोड़ दो। तो वो कैसे एडवाइस करना, इन क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनलाइज्ड मैनर, मतलब उसको क्लियरली स्ट्रॉन्ग पर्सनलाइज्ड मैनर में समझाना, कि उस पेशेंट को ये चीज समझाना कि तुम इस टबैको को छोड़ो, ये कोई अच्छी चीज नहीं है खाना, अपना काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसके सामने रखना। असेस विलिंगनेस अटेम्प्ट टू क्विट। अब उस अपनी पूरी मतलब विलिंगनेस लगा देनी, मतलब उस पेशेंट को जो है इतना मतलब आपने विलिंगनेस उसकी बढ़ानी है कि इस टाइम जो है वो तुम्हें ये टबैको जो है खाना छोड़ देना चाहिए। असिस्ट इन क्विटिंग, उसको क्विट करने में हेल्प करो। अब पेशेंट जो चाहते हैं इस चीज को छोड़ना, मतलब जो स्मोकिंग करना छोड़ना चाहते हैं, टबैको खाना छोड़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प करो इस चीज में, उनको मेडिकेशन ऑफर करो, उनको प्रॉपर काउंसलिंग दो, उनको एडिशनल ट्रीटमेंट दो, ताकि वो इस चीज से बच सके। और जो पेशेंट जो है जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है क्विट करने की, उनको भी जो है वो आपको मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए फर्दर जो है वो डिजाइन करना चाहिए कि आप उनको कैसे बिलिंग करवा सको। अब अरेंज करो फॉलो अप, कि कौन से फॉर द पेशेंट हु आर विलिंग टू अटेम्प्ट टू क्विट। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं इस चीज को छोड़ना, तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करो कि आपको जो है विद इन अ फर्स्ट वीक आफ्टर जो है क्विट डेट इतनी होगी, मतलब उनको जो है वो बताओ, फॉलो अप द बिगनिंग विद इन द फर्स्ट वीक आफ्टर द क्विट डेट होने के बाद जो है फिर से उनसे मिलो, उनके उनको चेक करो कि वो फिर से दोबारा करना चाहते हैं स्मोकिंग या नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे पेशेंट जो अनविलिंग होते हैं क्विट, मतलब जो नहीं छोड़ना चाहते हैं टबैको को, उनकी डिपेंडेंस देखो कि उनकी कितनी डिपेंडेंस है और कितनी विलिंगनेस से वो जो है वो दोबारा नेक्स्ट विजिट में जो है वो क्विट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अल्कोहल कंजप्शन और उससे आगे का टॉपिक जो है वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो कि ये सब चीजें जो होती हैं कंज्यूम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इनसे जो है वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। आपने देखा ही होगा अपनी फैमिली में कुछ लोग होंगे जो स्मोक करते होंगे, अल्कोहल कंज्यूम करते होंगे। मतलब अल्कोहल कंज्यूम करना जो होता है वो भी बहुत बहुत डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक चीज को लिमिट में खा रहे हो, वही बात जो मैंने आपको पहले बोली थी, अगर आप एक दिन में, वुमेन्स के लिए एक दिन में अगर वो 1 ग्लास कंज्यूम कर रही है देन दैट इज ओके, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा कंज्यूम करेंगी तो वो आपके लिए डेंजरस ही है। बट यहाँ पर स्मोकिंग के लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, स्मोकिंग जो है वो वैसे ही बहुत डेंजरस होती है क्योंकि उसके अंदर टबैको होता है, और टबैको एंड इट कॉज द लंग कैंसर और थ्रोट कैंसर, ये सब कुछ आपने सुना ही होगा। तो ये सब चीजें जो है वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।